इस बजट में जो परंपरागत हमारी जो गाड़ियां हैं जो हम बदलना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाना चाह रहे हैं, इस दृष्टि में एक सोची समझी रणनीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा है कि ग्रीन स्टेट बनने के लिए हमें और खर्चों में भी कमी करनी पड़े तो हम और खर्चों में भी हम कमी करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव हमने इसको रोजगार के साथ जोड़ा है, क्योंकि बजट में कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैं अभी विवरण विस्तृत आपको यहां दे सकता हूं। हमने कहा कि 250 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट के जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे उस पर हमारी सरकार 40% की सब्सिडी देगी। है क्या ये? अगर आपने 250 किलोवाट का अपने गांव की खेत में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा दिया जिसके लिए 4 बीघा जगह की जरूरत होती है, सिर्फ 4 बीघा, और उस पर खर्चा कितना आता है? 1 करोड़ के करीब आता है। खुद का अगर घर में अपने आप काम देखोगे तो उससे भी कम आता है। उस 1 करोड़ में हम 40% सब्सिडी देंगे। उसके अलावा हम उस 40% सब्सिडी जब हम देंगे तो उसका जो लोन उठाएगा वो कितने समय में पे होना चाहिए? वो 4 साल में पे होगा, क्योंकि उसको जो बिजली की यहां उपलब्धता है, जो सूर्य की किरणों की उपलब्धता, उसके आधार पर 15 लाख रुपया उसको साल का पड़ेगा। और जब उसको 15 लाख रुपया साल का मिलेगा तो 4 साल में जो लोन लिया होगा वो फ्री हो जाएगा। और उसके बाद उसे 5 साल, अगले 5वें साल वो 15 लाख रुपया हर साल, हर महीने 1-1.5 लाख रुपया मिलना शुरू होगा। ये 250 किलोवाट पर 1 मेगावाट का कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, आज की तारीख में वो 4 करोड़ का लगता है, पर अभी कुछ रेट बढ़े तो 4 करोड़ रुपए में उसको साल का 60 लाख रुपया मिलेगा। और कितने कनाल जगह पर मिलेगा? कितने बीघे? 15 बीघे जगह में 1 मेगावाट लगेगा। मैं ये विस्तृत वर्णन इसलिए कर रहा हूं ताकि पता लगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। अब उसको 15 लाख यूनिट होगी तो 60 लाख रुपया उसको हर साल मिलेगा। अगर 4 करोड़ रुपए में लगता है तो हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? 1 करोड़ 60 लाख। हमारे कई साथी है यहां से काफी दूर 10-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए जाते हैं। 100 किलोवाट का लगाएंगे तो 4 लाख रुपया लगेगा 2 बीघे में। 2 बीघे में 100 किलोवाट का लगाएंगे तो 4 लाख रुपया साल की इनकम होगी। जो बिजली की जो सूर्य की किरणें ना, उसकी क्वालिटी यहाँ अच्छी है, इसलिए हिमाचल के लोगों को इसमें जाना चाहिए। हम डरते इसलिए कि हम लोन नहीं लेते, लेकिन आपकी सोवरन गारंटी जो है हम मैंने अभी विचार विमर्श करना है, हो सकता है आने वाले समय में वो सरकार उपलब्ध करवाए। तो आपके गांव में जो जगह है, कई लोगों ने छोड़ दिया खेती करना, कई लोगों ने इसलिए भी छोड़ दिया कि जंगली जानवर आके उस खेती को उजाड़ देते हैं। तो जब 4-5 साल बाद आप उसको लोन फ्री हो जाएगा, उस आधार पर आप अपनी आय और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव हम रोजगार के द्वारा सोलर पावर प्रोजेक्ट और ग्रीन स्टेट के माध्यम से लाए। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं। अब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जब अपनी डीजल इंजन की बस खरीदता है तो वो 35 से 40 लाख में पड़ती है। अब जब 35 से 40 लाख में पड़ती है, वो इलेक्ट्रिकल बस में क्यों जाएगा? और जब इलेक्ट्रिकल बस में उसको जाना होगा तो वो 80 और 90 लाख रुपया क्यों खर्चेगा?
तो 80 और 90 लाख रुपया खर्च करने के लिए कि उसको इलेक्ट्रिकल बसेस में कन्वर्ट करना है, हमने 50 लाख रुपया पर इलेक्ट्रिकल बस पर परिवार ये देने का प्रावधान किया। उसमें क्या फायदा होगा उसको? उसमें उसका रोज की जो बिजली चार्जिंग 500 रुपए की लगती है और 200 किलोमीटर में 4000 रुपए का डीजल लगता है। उससे उसके आय की साधन भी बढ़ेंगे और वो सामर्थ्य हो जाएगा। इसी तरह हमारे इतने ट्रक्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल ट्रक्स में ये 3 साल हम चाहेंगे कि सारा कन्वर्शन हो। इलेक्ट्रिक ट्रक्स का 80 लाख का ट्रक आता है तो उसमें भी हम 50 लाख का अनुदान दे रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन है, अब 8 रुपए पर यूनिट चार्जिंग स्टेशन पर यूनिट बिजली चार्ज के लगते हैं। एक गवर्नमेंट का एक वो है। अब हम चाहेंगे कि यूथ अपने घर में 2 चार्जिंग स्टेशन डायरेक्ट लगा दे और उसको रेवेन्यू हो। इस दृष्टि से हमने उसमें भी 50% सब्सिडी देने का प्रबंध किया। ये रोजगार से जुड़े। अब इतनी टैक्सियां हैं, उन टैक्सी को कैसे कन्वर्ट किया जाए? एक टैक्सी 7 लाख की आती है, 8 लाख की आती है डीजल वाली। अगर हम अपने टैक्सी को कन्वर्ट करना है तो हमने कहा कि अगर 16 लाख की ई व्हीकल आती है, मैं आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बैठ के आया, 4 साल से सचिवालय में पड़ी, तो उसका इकोनॉमिक क्या बैठेगी? तो जब हमने टैक्सी की बात की तो पता किया कि 14 लाख की है, 16 लाख की है, 18 लाख की है। हमने कहा कोई बेचारा गरीब टैक्सी ड्राइवर 16-17 लाख रुपया किनने से भी डरेगा। हमने उसमें यह प्रावधान कर दिया कि 8 लाख की अगर 16 लाख की टैक्सी होगी तो 8 लाख रुपया परमिट जारी करके, ई टैक्सी का परमिट जारी करके, टैक्सी में परमिट जारी होगा, उसको हम 8 लाख रुपए का सब्सिडी देंगे। यानी कि 16 लाख की टैक्सी 8 लाख में आ गई। अब वो अगर यहां से कुफरी जाना है, उसको शिमला से अगर कोई टैक्सी वाला कुफरी जाता है या नारकंडा जाता है तो उसको 1000 रुपए का आने जाने का डीजल या पेट्रोल लगता है। अगर वो इलेक्ट्रिकल टैक्सी में जाएगा तो सिर्फ 100 रुपया खर्चा आएगा, तो 900 रुपया उसकी जेब में भी चला गया। और वो जो टैक्सी है वो घर में 3 पिन से भी चार्ज हो सकती है। ये महत्वपूर्ण बदलाव इसलिए लाए गए हैं ताकि हम ग्रीन मोबिलिटी की तरफ बढ़े। ये मैं इतना विस्तृत वर्णन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें तो आंकड़े हैं। हमें प्रदेश की अगर जलवायु को बचाना है, हमें प्रदेश की स्वच्छ जलवायु को बनाकर रखना है, तो इस दृष्टिकोण से हमें इस ओर बढ़ना पड़ेगा। हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया है और विभाग हमारे इलेक्ट्रिकल होने जा रहे हैं और जल्दी ये विभाग इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे। और अभी एचआरटीसी को पूरा इलेक्ट्रिक करने के लिए हमने 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। फेज चैनल में जैसे जैसे बसें उपलब्ध होती जाएगी, पूरी इलेक्ट्रिकल एचआरटीसी की डिपार्टमेंट को, जिसको कि हम ये अपनी आय भी कमाते हैं, 400-500 करोड़ रुपया, 600-700 करोड़ रुपया अब आय भी कमाते हैं और 700 करोड़ रुपया सरकार इनको ग्रांट भी देती है। फिर भी हम नुकसान पर जाते हैं, लेकिन हम इसको फेज्ड मैनर में कैपेक्स और ओपेक्स मॉडलों पर काम कर रहे हैं। हम फेज्ड मैनर में 3-3.5 साल में इस पूरी एचआरटीसी की फ्लीट को इलेक्ट्रिकल कर देंगे। ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर का क्या मतलब है? अभी हमने एक ग्रीन कॉरिडोर का टेंडर हमने कर दिया, बाकी सभी जगह आपको चार्जिंग स्टेशन ऐप पर मिलेंगे कि यहाँ चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ चार्जिंग स्टेशन है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव हमने अपनी टूरिज्म पॉलिसी को लेकर किया। टूरिज्म में पहले जो बजट होता था वो 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ होता। अब टूरिज्म कैसे बढ़े और टूरिज्म को कैसे आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए जाए? हम पूरे हिंदुस्तान में टूरिस्ट बुलाते, हम टूरिस्टों को
हिमाचल में आते हैं, टच एंड गो करता, 2 दिन बाद चला जाता है। हमने कभी ये स्टडी नहीं किया कि टूरिस्ट यहाँ 1 हफ्ता क्यों नहीं रहता। जब हम ये स्टडी करेंगे कि 1 हफ्ता टूरिस्ट यहाँ रहेगा तो हमारी जीएसटी भी बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारे और सोर्स भी बढ़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हमारे पास आज तक एक भी बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। हमने फैसला किया कि हम कांगड़ा के एयरपोर्ट को 3100 मीटर का बनाएंगे और उसके लिए भू अधिग्रहण किया जाएगा और उसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रबंध कर दिया जाएगा। कुछ लोग तो जहाज में आ जाएंगे, पर कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि हमने शिमला जाना हो तो धर्मशाला के लिए हो गया। तो शिमला को कैसे हेलीपोर्ट से जोड़ा जाए, सोलन को कैसे हेलीपोर्ट से जोड़ा जाए, सिरमौर को कैसे हेलीपोर्ट से जोड़ा जाए, इन सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 1 साल के अंदर कनेक्टिविटी के तहत हेलीपोर्ट से जोड़ दिया जाएगा। और आप 1-1.5 साल बाद देखेंगे कि आपके हिमाचल प्रदेश में जहां ग्रीन कॉरिडोर में ग्रीन टैक्सियां चलेगी, ग्रीन बसेस चलेंगे, ग्रीन ट्रक चलेंगे, वहां एयर कनेक्टिविटी में आपको पैसेंजर की तरह हेलीकॉप्टर के रूट एडवर्टीजमेंट की जाएंगे। इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। आप हेल्थ सर्विसेज में जाइए, आप आईजीएमसी का उदाहरण ले लीजिए। हमने तो आंखों से देखा है, एक बिस्तरे में 2-2 पड़े, 3-4 पड़े हैं। हमने उसको देखा और स्कीम बेस्ड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन हमने उसका बनाया है, उसकी घोषणा की है। वो क्या है? वो कैजुअलिटी का नाम बदल कर है, वो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट। यानी कि जब कोई पेशेंट आता तो पहले ही स्तर पर वो आधा तो बेहोश ऐसे ही हो जाता कि वहां देखता कि इतना बुरा हाल है। उस दृष्टिकोण से हम इसमें सुधार कर रहे हैं। पहले क्या सुधार होना चाहिए? पहले तो वहां जगह इतनी होनी चाहिए कि कैजुअलिटी में जो फर्स्ट पेशेंट आता है उसको अच्छा लगे कि मैं कैजुअलिटी में आया। ये नहीं कि एक बिस्तरे पर वो सोया हुआ, एक में वो रो रहा है तो दूसरे में दूसरी तरफ और रो रहा है। उस दृष्टिकोण से फिर हमने उसमें सुधार किया, उसको क्रिटिकल केयर यूनिट में 50 बेड का करने जा रहे हैं। फिर डॉक्टर कितने होने चाहिए? एक दिन हमने डॉक्टर साहब से पूछा तो बोलता मेरी 24 घंटे से मैं दिन रात यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे फिर 2 दिन की छुट्टी नहीं। अगर हम 6-7 घंटे हम लोग काम करते तो हम ही थक जाते हैं। वो तो बेचारे डॉक्टर है, वो तो पेशेंट एक जान बचानी है। हमने वहां डॉक्टरों की संख्या भी अधिक की, स्टाफ नर्स की संख्या अधिक की, पेशेंट और डॉक्टर का रेशो फिक्स किया, स्टाफ नर्स और डॉक्टर का रेशो फिक्स किया। और इस दृष्टि से हमने उसको मेडिकल जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको ठीक करने की कोशिश की। हम टेक्नोलॉजी के मामले में अभी 20 साल पीछे। अगर आप चंडीगढ़ जाएं, कहीं और जाएं, दिल्ली जाएं, एम्स में जाएं तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। हमने प्रयास किया कि पहले चरण में हम जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि आज ऑपरेशन की डेट कब मिलती है आपको? 2 महीने बाद मिलती है, 3 महीने बाद मिलती है, 4 महीने बाद मिलती है, 5 महीने बाद मिलती है। हमने कहा कि ऐसा माध्यम बनाया जाए, तो हमने कहा कि रोबोटिक सर्जरी जो ज्यादा पेशेंट यूरोलॉजी के होते हैं, कार्डियो के होते हैं और चीजों के होते हैं, उसको मजबूत किया जाए। उसमें कौन सी चीज की जरूरत है? रोबोटिक सर्जरी की। हमने रोबोटिक सर्जरी के लिए बजट में प्रावधान कर दिया और आने वाले आप समय में देखेंगे जो वेटिंग लिस्ट है वो कम हो जाएगी। हर जगह हम पीएससी खोल देते हैं और वहां भी डॉक्टर नहीं होता, कभी कंपाउंडर होता, कभी कुछ होता। हमने कहा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम ऐसा संस्थान तो बने जो आने वाले समय में हमें बीमारी का बता सके ताकि ट्रांसफर कर सके। पीएससी से बीमार होकर आप सीएससी में आते हैं, सीएससी से बीमार होकर आप शिमला में पहुंचते हैं, शिमला के बाद आप पीजीआई में होते, तब तक आदमी की बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार मेडिकल टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रही है। हॉस्पिटल है आपके बनते नहीं है, अधूरे चले हुए, किसी की बिल्डिंग बन रही है। उस दृष्टिकोण से भी हम सारे मेडिकल कॉलेज को समयबद्ध तरीके से तय करेंगे। ये जो बजट है ये दिशा तय अगले 5 वर्ष की कर रहा है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। ये हमारी प्राथमिकताओं में है। बाकी तो जो दिन प्रतिदिन की प्राथमिकता है वो तो चली जाएगी। आपको पता है आपको किस प्रकार का पानी पीने को मिलता है? आपने कभी कल्पना की है? आपके पेट कई बार खराब होते हैं, आपके चेस्ट कई ज्यादा जम जाते हैं।
आपको ब्लीचिंग पाउडर डालकर जो हमारी पुरानी प्रक्रिया, उस तरह से हमें पानी पीने को मिलता है। हमने पाया कि उसमें सुधार की जरूरत। लेटेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी को अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमने उसको बदलने के लिए हमने पीने के पानी को के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है, जो आने वाले, ये नहीं है कि आज मैंने बोलर कर दी, पैसे का इंतजाम कर दिया, अब इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। विधवाएं होती है हमारे, मैं सोशल सिक्योरिटी की बात, विधवाएं होती है, गांव में विधवाएं होती है, एकल नारी होती है। अब विधवा जो होती है, कई बार वो अकेली रहती है, समाज में उसके पास कई बार रहने को घर नहीं होता है, किसी की दया दृष्टि पर रहती है। हमने 7,000 विधवाओं को घर बनाने के लिए 1 वर्ष के भीतर पानी का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा। 7,000 विधवाओं को हर एक विधानसभा क्षेत्र में, वैसे तो कोई महिला विधवा ना हो, पर हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम समझते हैं कि कम से कम 100 महिलाएं ऐसी होती है, एकल नारी होगी या विधवा होगी, उसको हमने 1.5 लाख रुपया देने का